नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जैविक शोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल ए चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर है फ्रेंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इंक्लूड किया गया है। उसके बारे में पार्ट 1 हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे और 7 तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर हो उनके बारे में। तो ऑल अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे। 7 टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं उसमें एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल, ट्रांसपोर्ट, अर्बन और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सातों के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। थोड़ा थोड़ा बातें करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, देखो जैसे कोई भी देश है तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा। बोलते हैं कि हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है इसीलिए तरक्की हो रही है। तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या सर? रोड, जैसे पहले अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और बिहार की सड़कें बहुत ख़राब थीं। बोलते थे कि यूपी के इस बॉर्डर से उस बॉर्डर में जाने में 24 घंटे लगते हैं, आज के समय में 4 घंटे लगते हैं उसी में। क्यों? क्योंकि हमारा 6 लेन 8 लेन की रोड्स अवेलेबल हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वो हो गया। हमारे पास बुलेट ट्रेन्स आए, मेट्रोज अवेलेबल हैं, है ना। उसके बाद में इंटरनेट बहुत अच्छा चाहिए, 5G 6G, हम 10G, जितना भी बेहतर से बेहतर इंटरनेट हो तो हम उसे बोल सकते हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। जैसे सऊदीया वगैरह की तारीफ़ की जाती है क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वाकई बहुत अच्छा है। उनकी ऐसी रोड्स हैं जहाँ पर 200-250 किलोमीटर से नीचे चल ही नहीं सकते हैं आप। इंटरनेट ऐसा कि मतलब मिली सेकंड में आप एक मूवी डाउनलोड कर सकते हैं 1.5-2 GB की, करेक्ट है। उसके बाद में मेट्रो या जो भी उनके पास में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब कुछ अच्छा है। वाटर मैनेजमेंट, आप बुर्ज खलीफा वगैरह इन्होंने बनवा रखा है, उसमें जो है कितना सारा मतलब वो निकलता होगा वेस्ट मटेरियल, लेकिन उन सबको ट्रीट करने की पूरी बाकायदा इंफ्रास्ट्रक्चर इनका तैयार है, अच्छे से उसको ट्रीट करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आप देखते होंगे कि सड़कों के किनारे कचरा डंप किया जा रहा है, बदबू आ रही है बहुत सारे शहरों में, है ना। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उन सब मामलों में गड़बड़ है। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें फ्रेंड्स जो है इंफ्रास्ट्रक्चर होती हैं, उसी के बारे में हमें डिटेल में चर्चा करनी है। तो एक माइंडसेट हमने बना लिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। अब आगे देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। हिस्टोरिकली इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया ऑलवेज बीन फंडेड बाय द गवर्नमेंट। अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे हमेशा ज़्यादातर समय गवर्नमेंट ने ही जो है फंड किया है। भाई सड़कें कौन बनवाएगा? हम तो नहीं बनवाने वाले, इंसान नहीं बनवा, इंसान इन द सेंस अब नागरिक इंडियन लोग नहीं बनवाएंगे। भाई सड़क कौन बनवा देगा यार? नहीं बनवाएंगे। हम पुल नहीं बनवाएंगे तो कौन बनवाएगा? सरकार बनाएगी। इसीलिए तो सरकार चुनते हैं ताकि ये सारे काम वो करे। हाउएवर कंसिडरिंग द पाउसिटी यानी इनसफिशिएंसी ऑफ द पब्लिक रिसोर्सेज एंड द नेसेसिटी टू रीडायरेक्ट प्रीसियस public resources to health and education, attempts have been made to encourage private sector investment in the development of this infrastructure। लेकिन सरकार के पास भी पैसों की कमी है, ठीक है, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, पैसे की कमी है। तो ऐसे में प्रयास किया गया कि हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर के लोग इन्वेस्ट करें, ऐसा प्रयास किया गया। गवर्नमेंट बॉन्ड इश्यूज किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा। किस लिए इशू किए जाते हैं? गवर्नमेंट बॉन्ड इशू किए जाते हैं ताकि पब्लिक उन बॉन्ड्स को खरीदे। जब पब्लिक बॉन्ड खरीदेगी तो बदले में आरबीआई के पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पैसा आएगा। उस पैसे से लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं, जैसे दिल्ली की मेट्रो हो गई या फिर जो है बुलेट ट्रेन वगैरह हो गई। वैसे इसके लिए हम विदेशों से भी कर्जा लेते हैं। बुलेट ट्रेन हो गया, मेट्रो वगैरह, इनके लिए विदेशों से भी कर्जा लेते हैं। लेकिन ये एक तरीका है कि हाँ कैसे प्राइवेट सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वॉल्व हो सकता है, मैं ये बता रहा हूँ आपको। कि करंटली द सोर्सेस ऑफ फाइनेंस डिफर ग्रेटली बिटवीन द सेक्टर्स। मतलब अभी मौके पर अगर देखा जाए तो अलग अलग सेक्टर के लिए जो फाइनेंस अरेंज होता है उसके सोर्स अलग अलग हैं। जैसे लाइक रेलवेज एंड न्यूक्लियर पावर आर गवर्नमेंट मोनोपोलीज। यानी अगर देखा जाए तो रेलवे में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है या न्यूक्लियर पावर में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट की मोनोपोली है, सिर्फ सरकार ही उसमें पैसे लगाती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम किसी और को अलाउ भी नहीं कर सकते, है ना। तो ये है यहाँ, यानी कि रेलवे में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। सम इंडस्ट्रीज आर डोमिनेटेड बाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग व्हाइल अदर्स आर कंट्रोल्ड बाई ओवरसीज डेवलपमेंट एड एंड येट अदर आर डोमिनेटेड बाई प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। तो मतलब कुछ इंडस्ट्री ऐसी हैं जहाँ पर सरकार ज़्यादा पैसे लगा रही हैं, कुछ ऐसी हैं जहाँ पर विदेशी सरकारों से हमें सहायता मिलती है, ओवरसीज डेवलपमेंट दान वगैरह मिल जाता है, वर्ल्ड बैंक दान कर देता है, IMF दान कर देता है, तो इस तरीके से पैसे आ जाते हैं। और कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चल रहा है। बात करें PPP की, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हैज़ बीन बिकमिंग प्रेफर्ड मॉडल। अभी आजकल जो है पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जो है प्रेफर्ड मॉडल के तौर पर उभर करके आ रहा है। क्या होता है इसमें? सरकार भी लगी रहेगी और हम भी लगे रहेंगे, दोनों मिल करके जो है
किसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। इन दिस स्पिरिट द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड वाज इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सरकार ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना है, उन्होंने NIIF बनाया, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना की, ठीक है, ताकि इम्प्रूव किया जा सके क्या इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस इन द कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर के फाइनेंस को मजबूत किया जा सके। ओके, NIIF क्या है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या है, एक इंडियन पब्लिक सेक्टर कंपनी है। NIIF एक इंडियन पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड को मेंटेन करती है। यानी कि किसी को भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन वगैरह चाहिए होगा तो कहाँ से ले सकता है, वो NIIF को अप्रोच करेगा और यहाँ से फंड लिया जा सकता है। ठीक है, आगे बात करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, लेकिन उससे पहले एक बार इसको फिर से देखते हैं। तो हमने देखा कि हिस्टोरिकली क्या होता था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी फंडिंग कौन करती थी, भारत सरकार किया करती थी। लेकिन चूंकि भारत सरकार के पास भी उतने पैसे नहीं थे तो उन्होंने क्या किया, हेल्थ और एजुकेशन में अलाउ किया कि जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो भी इन्वेस्ट करें। कैसे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करेगा, तो गोल्ड वो आपका गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह खरीद करके, ट्रेजरी बिल वगैरह खरीद करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में अलग अलग सेक्टर में अलग अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं। कहीं कहीं पर जो है गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, कहीं पर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट कर रहा है, कहीं विदेशी सरकारें सहायता दे रही हैं, विदेशी बैंक सहायता दे रहे हैं, और कहीं पर जो है प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट कर रहा है। जैसे रेलवे में और न्यूक्लियर पावर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही मेजर इन्वेस्टमेंट करती है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है आजकल पसंद की जाने लगी है। इसी क्रम में NIIF की इस्टेब्लिशमेंट की गई, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस को, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर कोई लोन लेना चाहे तो उसको इम्प्रूव किया सके NIIF के जरिए। NIIF क्या है, एक इंडियन पब्लिक सेक्टर कंपनी है, जैसे PNB वगैरह होते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनी, उसी तरीके से ये भी है, PSB है, ठीक है ना। और इसका काम है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड को मेंटेन करना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, जेनरिक सी बातें कर रहे हैं, कोई काम की नहीं, मतलब ठीक है, बस समझ रहे हैं कि चल क्या रहा है। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर इज द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इट इनकम्पासेस द फिजिकल, नेचुरल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। आप समझिए, अगर हमारे देश में जब तक जियो नहीं आया था, 4G हमने नहीं देखा, तब तक आप ध्यान दीजिए बहुत सारे मिलेनियर या फिर यूट्यूबर्स जो आज उभर करके आए हैं, कहीं ना कहीं मैं भी अगर आज आपके सामने खड़ा हूं इस फील्ड में, तो उसके पीछे बेहतरीन इंटरनेट का हाथ है। जब तक भी बेहतरीन इंटरनेट नहीं था, बेहतरीन टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी, तब तक आप देखिए आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले चले जाइए, बहुत सारे टीचर्स थे JIB CIB के लिए, लेकिन उनके पास ये प्लेटफॉर्म नहीं था जो आज है। आपके पास भी नहीं था, आपको क्लास लेने जाना पड़ता था, आप बुक लेकर के पढ़ते थे। आज क्या हो पाया है, एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ, 5G टेक्नोलॉजी हमें मिली, 4G टेक्नोलॉजी मिली, जिसकी वजह से हम ग्रो कर पाए। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फाउंडेशन का काम करता है फ्रेंड्स। ओके, अगर सड़कें अच्छी होंगी, ऐसा रोड हो कि जम्मू कश्मीर से लेकर के और कन्याकुमारी तक जाने में अगर हमको 6 घंटे लगे, ऐसा रोड हो, सिर्फ 6 घंटे में हम पहुंच सके, तो आप अंदाजा लगाइए कि मतलब क्या पॉसिबल नहीं हो सकता है। जो काम हम 18 घंटे 36 घंटे में कर पा रहे हैं, वो अगर 4 घंटे 6 घंटे में कर पाएंगे तो ऑब्वियसली हमारा बहुत सारा समय बचेगा, ईंधन बचेगा और देश का विकास होगा फ्रेंड्स। ओके, वही बता रहा है। ठीक है, तो इसमें मतलब आपके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ आती हैं, फिजिकल, नेचुरल और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स आते हैं, जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड अ लार्ज नंबर ऑफ जॉब क्रिएशंस एंड पॉसिबिलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है फ्रेंड, वो क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ जॉब बनाता है और पॉसिबिलिटी, जॉब की पॉसिबिलिटीज़ बनाता है कि हाँ, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, सड़कें बनेंगी तो लोगों को नौकरियां मिलेंगी, सड़कें बनाने के लिए भी नौकरियां मिलेंगी और सड़कें बन जाने के बाद में भी नौकरियों के अवसर मिलेंगे। द अवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योर्स अ राइज इन द आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी। अगर हाई क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होगा तो वो इंश्योर करता है कि हमारा आउटपुट बढ़े, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, इट फैसिलिटेट द circulation of commodities and raw material, eliminating the inefficiency and resulting in the effective use of scarce resources। देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अभी महाकुंभ चल रहा है मौके पर, अब इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं हमारा जो है बोल गया है, आपको भी आइडिया होगा, न्यूज़पेपर में आपने देखा ही होगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर उतना संभाल नहीं पा रहा है क्योंकि सड़कें तंग हैं, परेशान हैं, इलाहाबाद की जनता यानी कि प्रयागराज की जनता परेशान है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई हम एक साथ इतने लोगों को हैंडल करने के लिए कैपेबल ही नहीं बना पाए हैं अपना स्ट्रक्चर, तो कहाँ से हैंडल होगा। जिन
जिस घर में अगर 3 लोगों या 5 लोगों की रहने की जगह अगर वहाँ 500 लोग आ जाएंगे तो फिर ऑब्वियसली स्ट्रक्चर बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा ना। लेकिन यदि हमारा स्ट्रक्चर अच्छा होता तो अगर हमने इस अभी मान लीजिए सरकार बोलती है कि 60 करोड़ लोगों ने स्नान किया है, यदि स्ट्रक्चर हमारा अच्छा होता, कोई ट्रेजिडी ना हुई होती और जाम वगैरह ना लगते, तो ये नंबर शायद 60 करोड़ से 80 करोड़ चला जाता। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति पॉजिटिव रहता कि मुझे जाम में नहीं फंसना है, मैं जाऊंगा, स्नान करूंगा और चलाऊंगा। तो हर कोई मन करता कि नहीं मुझे जाना है प्रयागराज। अभी क्या है, कहीं ना कहीं 20 करोड़ जनता ने अपना मन पीछे कर लिया कि नहीं यार, इट्स अ लिटिल बिट रिस्की, इतना टाइम कंज्यूमिंग एंड ऑल दैट। फिर भी जा रहे हैं लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी स्ट्रक्चर अच्छा होता तो ऑब्वियसली डेवलप्मेंट होता। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हाई क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होगा तो उससे फ्रेंड्स आउटपुट और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ये एक एग्जांपल है इस बात का कि भाई 60 करोड़ से 80 करोड़ लोग, इवन 100 करोड़ लोग हो सकता है स्नान कर लेते हैं। ओके, ठीक है। इट फैसिलिटेट द सर्कुलेशन ऑफ कमोडिटीज एंड रॉ मटेरियल, एलिमिनेटिंग द इनएफिशिएंसी एंड रिजल्टिंग इन द इफेक्टिव यूज ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। तो क्या होता है कि अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो भाई कमोडिटीज़ का सर्कुलेशन अच्छे से होगा, कमोडिटी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकेगी, रॉ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह जा सकेगा, ठीक है। सब्जी वगैरह हो गई, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जैसे दूध हो गया, पनीर हो गया, अगर ये टाइम पर अपनी जगह पर ना पहुँचे और कंज्यूम ना कर लेंगे तो ख़राब हो जाएंगे। ओके, और अगर ख़राब हो रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि जो है अच्छी क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद नहीं है। तो ये है कि अगर अच्छी क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो हमारी कमजोरी हटेगी और उसका असर होगा कि हम जो स्केयर रिसोर्सेस हैं, मतलब जो हमारे पास रिसोर्सेस वो बहुत कम मात्रा में हैं, उनका बेहतर उपयोग कर सकेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो आपके रोड आते हैं, बंदरगाह यानी पोर्ट, एयरपोर्ट यानी कि हवाई जहाज़ है, ब्रिज आपके पुल, रेलवे पूरा, वाटर की सप्लाई, सीवेज, गंदगी वगैरह, पावर, ये सारी चीज़ें जो है, न्यूक्लियर पावर, ये सारी चीज़ें आपके फ्रेंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। अ सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट द प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज द ट्रांसपोर्ट ऑफ फिनिश्ड आइटम टू मार्केट प्लेस एंड बिल्ड्स इसेंशियल सोशल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। एक सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर अगर होगा फ्रेंड्स, अगर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो वो क्या करता है, फैसिलिटेट करता है प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी गुड्स और सर्विसेज। आप अच्छी क्वालिटी के गुड्स और सर्विसेज बना पाते हैं अगर आपके पास में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो। ज़्यादातर कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां अमेरिका में क्यों हैं, क्यों वहाँ अमेरिका से ही ओरिजिनेट हुई, क्यों इंडिया से या किसी और देश से नहीं हो पाई? क्योंकि भाई उनके पास टेक्नोलॉजी, उनके पास में नॉलेज, 4G 3G 5G जो भी इंटरनेट वगैरह वो बहुत पहले से है। हम तो आप जाने हैं, हम कंज्यूमर हैं, हम यूजर हैं उसके। व्हाट्सएप बना, हम यूज कर रहे हैं, हम नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि वो पहले ही बन चुका है, हमारे पास आइडिया आते आते तो हम निपट चुके हैं। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास, विश्वास करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं है। आपके पास में एक बिजनेस आइडिया हो, आप उसको ले जाकर के किसी को पिच करिए, किसी को प्रेजेंट करिए, आपके खुद के घर वाले मना कर देंगे, दुनिया को तो छोड़ दीजिए। यही मानसिकता है हमारी और वही प्रॉब्लम है। ठीक है, बुआ फूफा क्या कहेंगे, मामा मौसी क्या कहेंगे, ऐसे कैसे नौकरी छोड़ दोगे, तुम्हारी तो ज़रूरत है, तुम बड़े ही अरबों कमा लो, लेकिन उनको यही लगता है कि नहीं सरकारी नौकरी, काइंड ऑफ दैट। ओके, तो प्रॉब्लम वो है। तो अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है फ्रेंड तो आप अच्छी क्वालिटी की गुड्स सर्विसेज बनाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाता है, फिनिश्ड गुड्स का जो भी सामान बना वो मार्केट में आसानी से पहुंच जाता है, एंड बिल्ड इसेंशियल सोशल इंस्टीट्यूट यानी स्कूल और हॉस्पिटल भी तैयार होते हैं अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। ठीक है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर दो तरीके के होते हैं फ्रेंड, हार्ड और सॉफ्ट। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल यानी ऐसी चीज़ जिसको छुआ जा सके, एक तरीके कह लीजिए फिजिकल, जैसे सड़क हो गई है ना, पोर्ट हो गए, एयरपोर्ट हो गए, ये फिजिकल स्ट्रक्चर है, तो इनको हार्ड कहते हैं। और सॉफ्ट वाले कौन से हो जाएंगे सर? इन्हें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। समाज, जैसे फाइनेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, टच नहीं कर सकते आप एक तरीके से, राइट भाई, हेल्थ केयर की फैसिलिटी अवेलेबल, एजुकेशन आपको पढ़ाया जा रहा है, टच क्या करिएगा, है ना। लेकिन रोड है, एयरपोर्ट है, पाइपलाइंस हैं, है ना, सीवेज ट्रीटमेंट है, ये सारी चीज़ें हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को दूसरा नाम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। इट रेफर्स टू द मेजर फिजिकल नेटवर्क, जैसे रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट, पाइपलाइन एक्सेट्रा, दैट आर रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन ऑफ ए मॉडर्न इंडस्ट्रियल नेशन। मॉडर्न इंडस्ट्रियल नेशन के ऑपरेशन के लिए ये जरूरी होते हैं। कौन? रोड, पोर्ट, ट्रांसपोर्ट यानी फिजिकल नेटवर्क है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसीलिए से फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहा गया। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है या सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, रेफर्स टू इंस्टीट्यूशंस, इन्हें मतलब जो है फिजिकल की बात नहीं हुई, यहाँ इंस्टीट्यूशंस हैं, दैट आर इसेंशियल टू कीप द इकोनॉमी रनिंग, इकोनॉमी को आगे बढ़ने के लिए ये भी जरूरी है। फाइनेंशियल यानी बैंक्स वगैरह होने चाहिए, एजुकेशन यानी कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस होने चाहिए, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स हमारे पास होने चाहिए,
लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज यानी कि आपका CBI, FBI, RBI जो भी है, ये सभी लॉ इन्फोर्समेंट की जितनी भी एजेंसी हैं, CID, CBI वगैरह, ये सब होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और इन सातों के बारे में हमें डिस्कस करना है, जो 7 मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझा इंफ्रास्ट्रक्चर और जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर फाउंडेशन, मील का पत्थर जैसा काम करता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ठीक है, इसमें फिजिकल, नेचुरल और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जरूरत है, वो सारे के सारे होने चाहिए इसमें। उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है लॉन्ग नंबर ऑफ ज़्यादा नंबर ऑफ जॉब्स प्रोवाइड करता है, ज़्यादा नंबर ऑफ जॉब की अपॉर्चुनिटी या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, पॉसिबिलिटी प्रोवाइड करता है। हाई क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो हमारा अच्छा आउटपुट आएगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अगर इंटरनेट की स्पीड आज के समय में 2G होती तो मैं आपको जिस क्वालिटी का वीडियो दे पा रहा हूँ नहीं दे पाता। आज मैं आपको इतनी अच्छी क्वालिटी का वीडियो दे पा रहा हूँ, देयर इज ए रीजन ऑफ हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, उसके बाद में ये अगर अच्छी क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो वो कमोडिटी और रॉ मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करेगा। हमारी जो हमारी इश्यूज हैं, इनएफिशिएंसी है, हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं, वो घटेगा, इनएफिशिएंसी घटेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो रोड, ट्रांसपोर्ट, एयरपोर्ट, ब्रिज, रेलवे, वाटर सप्लाई, सीवेज, पावर, LPG गैस कनेक्शन, ये सारी चीज़ें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएंगी। सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है क्या करता है, हाई क्वालिटी गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, फिनिश्ड गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है और सोशल इंस्टीट्यूट जो आपके स्कूल और हॉस्पिटल उनको बनाने में भी मदद करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में फ्रेंड्स जो है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इसे कहते हैं। इसमें जितने भी फिजिकल नेटवर्क होते हैं, रोड, एयरपोर्ट, पोर्ट, पाइपलाइन, ठीक है, ये सारे के सारे आ जाते हैं। सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में वो इंस्टीट्यूशन आते हैं जो इकोनॉमी को रन करने के लिए जरूरी होते हैं, जैसे फाइनेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वगैरह। ठीक है, अब बात करेंगे एनर्जी, पावर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो कुछ मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन और ग्रीन, इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमें बात करनी है। तो देखिए, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब यही हमारी न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी जो भी हो। वाटर मैनेजमेंट, साफ सुथरा पानी। कम्युनिकेशन, आपका इंटरनेट, 3G 4G बातचीत करने का। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें नाम से नहीं पता चलेगा। क्रिटिकल मतलब जो बहुत जरूरी हो, बेहद आवश्यक, जैसे इसेंशियल जिसे कहते हैं। अगर कोविड आ गया लेकिन तब भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनकी हमें ज़रूरत थी, जैसे हॉस्पिटल खुले रहने चाहिए, बैंक खुले रहने चाहिए, पुलिस खुली रहनी चाहिए, पुलिस की सर्विसेज अवेलेबल रहनी चाहिए, तो वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप हो गई। ट्रांसपोर्ट, सामान का इधर उधर शिफ्ट होना। अर्बन, शहरी। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हुए जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर बने, जैसे हमने जंगलों के बीच से रोड बनानी है या कुछ ऐसा करना है, तो वहाँ पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर तो जरूर बनाएं लेकिन ग्रीन का ध्यान रख करके बनाएं, तो वो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, तो बाकी तो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना रहेगा अपने को, बाकी तो सेल्फ है कि हाँ जो कह रहे हैं वही बात हो रही है ना। जैसे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इज द ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क दैट परमिट्स लार्ज स्केल एनर्जी ट्रांसमिशन फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। प्रोड्यूसर ने बहुत बड़े स्तर पर एनर्जी जनरेट की और उसको भेज दिया कस्टमर के पास में, तो वही एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है। मैनी कंपोनेंट्स मेकअप एंट्री एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे नेचुरल गैस पाइपलाइन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन टर्मिनल्स, पेट्रोलियम पाइपलाइंस, स्पेशलाइज्ड कोल्ड हैंडलिंग फैसिलिटीज फॉर वॉशिंग, स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग कोल, रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे विंड, सोलर, हाइड्रो पावर, जियोथर्मल पावर, बायोमास और बायोफ्यूल। तो अगर हम सिर्फ यही देखें कि भाई ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, तो नेचुरल गैस की पाइपलाइन अगर बिछाई गई है तो वो है आपका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद में कोयले को हैंडल करने के लिए ना, जैसे कोयले को हैंडल करने के लिए स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन टर्मिनल, पेट्रोलियम पाइपलाइंस यानी कि स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन के टर्मिनल, हम गैस को, तेल को स्टोर कर सकें, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, उसके टर्मिनल। पेट्रोलियम की पाइपलाइन, जैसे नेचुरल गैस की पाइपलाइन वैसे ही पेट्रोलियम की पाइपलाइन, LPG की पाइपलाइन हो गई। ठीक है, स्पेशलाइज्ड कोल हैंडलिंग फैसिलिटीज़, मतलब कोयले को हैंडल करने की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जैसे कोयले को वॉश किया जाए, उसको स्टोर किया जाए, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाए, तो ये सारी भी किस्में आ जाते हैं आपके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, जैसे विंड पावर हवा से चलने वाला, सोलर सूर्य की ऊर्जा से, हाइड्रो यानी पावर पानी से चलने वाला, जियोथर्मल धरती के अंदर जो गर्मी है
बायोमास जो आपका चीज़ें सड़ बढ़ जाती हैं, है ना, ज़मीन के अंदर में सड़ करके जो बायोफ्यूल बायोमास वगैरह बनता है, तो ये सभी के सभी फ्रेंड जो है आपके किसके पार्ट हो जाते हैं, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कुछ डेटा देख लेते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी इंडियाज इनिशिएटिव में ग्लोबली टुडे इंडिया स्टैंड्स 4th इन रिन्यूएबल एनर्जी पावर कैपेसिटी, 4th इन विंड पावर एंड 5th इन सोलर पावर। ठीक है, ध्यान रखें पूरी दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में हम 4थे स्थान पर हैं, विंड पावर के मामले में भी जो है 4थे स्थान पर हैं, और सोलर पावर के मामले में 5th स्थान पर हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें रिन्यूएबल एनर्जी मेन हो गई, उसी में ही आपका विंड पावर भी आ जाती है, उसी में ही फ्रेंड्स आपका सोलर पावर आ जाता है। ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी में 4th रैंक है, विंड में भी 4th रैंक है, और सोलर में 5th रैंक है, ये यहाँ पर बताया गया है। ओके, इंडिया हैज वन ऑफ द हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इन द वर्ल्ड। दुनिया में हम मतलब काफ़ी तेज़ी के साथ में रिन्यूएबल एनर्जी में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, वाटर मैनेजमेंट दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस कंप्राइजेज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, वेस्ट वाटर कलेक्शन एंड डिस्पोजल, ड्रेनेज सिस्टम, मेजर इरिगेशन सिस्टम, रिजर्वायर इरिगेशन कैनाल, मेजर फ्लड कंट्रोल सिस्टम एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, साफ़ सुथरे पानी की सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई मेजर बड़े बड़े शहरों में, वेस्ट वाटर का कलेक्शन करना और उसको डिस्पोजल यानी साफ़ सुथरा करना खराब पानी का, ड्रेनेज सिस्टम शहर की गंदगी इधर उधर ले जाने के लिए, सिंचाई के बहुत सारे सिस्टम हैं जिसमें आपका जलाशय वगैरह हो गया, नहरें नाले वगैरह हो गए, उसके बाद फ्लड को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे सिस्टम बनाएंगे। ये सारे के सारे फ्रेंड जो है वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं। अनट्रीटेड सीवेज वाटर इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर पोल्यूशन इन द इंडिया। हमारे देश में सबसे ज़्यादा वाटर पोल्यूशन अगर हो रहा है तो उसके पीछे वजह है जो सीवेज वेस्ट निकलता है, जो घरों से मतलब लेटरिन बाथरूम ये सब कचरा जो निकलता है उससे जो गंदगी आती है उसको अनट्रीटेड रखा जाता है, यानी हम उसे साफ़ नहीं करते। गंदा पानी आया घरों से और सीधे वो नदी में डंप कर दिया गया, डाल दिया गया। इसकी वजह से वाटर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा हमारे देश में होता है। सरफेस वाटर भी और ज़मीन के अंदर का पानी भी, दोनों इसी वजह से ज़्यादा पोल्यूट होते हैं। ठीक है, इसी के लिए द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 लाया गया, 1974। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 was the first legislative measure taken to directly address the issue of water pollution and conservation in the country। तो ये पहला जो है कानूनी मेजर लिया गया था ताकि जो है जो ये वाटर पोल्यूशन का इशू है उसको एड्रेस किया जा सके और पानी को कंजर्व किया सके, बचाया जा सके। ठीक है, दिस एक्ट प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशिंग सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द वाटर पोल्यूशन। और इसी एक्ट 1974 ये वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट की वजह से ही जो आपके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाए गए सेंट्रल स्तर पर भी और स्टेट स्तर पर भी, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाए गए ताकि वो जो है वाटर पोल्यूशन को रोक सके, इसी के लिए बोर्ड बनाया गया इस एक्ट की वजह से। दीज इंस्टीट्यूशंस आल्सो फंक्शन टू प्रोवाइड इकोनॉमिकल, रिलायबल एंड इनोवेटिव वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, यूटिलाइजेशन एंड डिस्पोजल मेथड्स। मतलब कहने का ये हुआ कि इन्हीं इंस्टीट्यूशन को जिम्मेदारी दी गई है कि आप इकोनॉमिकल, रिलायबल और इनोवेटिव वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और यूटिलाइजेशन और डिस्पोजल के मेथड्स दें। इन्हीं की जिम्मेदारी है कि कैसे हम जो हमारा ख़राब पानी आ रहा है उसको कैसे ट्रीट करें, उसका यूटिलाइजेशन कैसे करें। इसके लिए आपको बेहतर मेथड और ढूंढ करके देने होंगे। ये जिम्मेदारी ये जो आपके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसको दे दी गई। इट रेगुलेट्स द वेस्ट वाटर डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडी एंड टेक प्रिवेंटिव एंड रेमेडियल मेजर्स टू चेक पोल्यूशन। तो ये क्या करता है, जो वेस्ट वाटर निकल रहा है डिस्चार्ज किया जाता है उसको वाटर बॉडीज में, उसको ले जाकर के वाटर बॉडीज में यानी कि नदियों में, नालों में डाल दिया जाता है। तो उसको क्या करना होगा, कैसे जो है कितना पानी गंदा जा सकता है, सीवेज ट्रीटमेंट होगा, क्या करना होगा ताकि प्रिवेंट किया जा सके, रेमेडियल मेजर लिया जा सके पोल्यूशन को रोकने के लिए, यानी कि पोल्यूशन को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए सरकार क्या करती है, जो भी फैक्ट्री आपने लगाई, अगर आपकी केमिकल फैक्ट्री है तो उससे जो केमिकल वेस्ट निकलेगा वो सीधे नदियों में डाल देंगे तो नदियों में सारी मछलियाँ मर जाएंगी या भी जानवर मर जाएंगे। तो उसके लिए सरकार कहती है कि आप इस केमिकल को या जो भी वेस्ट है इसको संशोधित करिए, इसको प्यूरिफाई करिए और जो शुद्ध पानी है उसी को ही जो है नदियों में
डाला जाए। तो ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की होती है। फिर बात करेंगे कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की, पर पहले देख लेते हैं एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की। हम बात करें तो ये जो है मतलब लार्ज स्केल पर एनर्जी जनरेट की जाती है, उसको जो है कस्टमर के पास पहुंचाया जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे नेचुरल गैस की पाइपलाइन, एलपीजी की पाइपलाइन, पेट्रोलियम की पाइपलाइन, कोयले को हैंडल करने की जो है फैसिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी की जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे विंड पावर, सोलर पावर, हाइड्रो पावर, जियो थर्मल पावर, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में हमारी चौथी रैंक है, सोलर में 5वीं रैंक है, विंड में चौथी रैंक है, और रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में हम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। वाटर मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो भाई साफ़ सुथरे पानी की सप्लाई, वेस्ट वाटर को कलेक्ट करना और उसको जो है डिस्पोज करना, ड्रेनेज सिस्टम, सिंचाई के बहुत सारे संसाधन, नदियाँ, नाले, सब कुछ इसमें आ जाते हैं। हमारे देश में पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन का सबसे मेजर वजह है सीवेज वेस्ट को अनट्रीटेड रखना, यानी कि जो गंदगी आ रही है घरों से, जो मैला आ रहा है, उसको साफ़ ना करके सीधे नदियों में और नालों में डंप कर देना ही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पोल्यूशन के लिए। तो इसी को देखते हुए वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 लाया गया, जिसमें ये प्रयास किया गया कि वाटर पोल्यूशन को रोका जा सके, पानी को शुद्ध रखा जा सके। इसी एक्ट के तहत, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974 के तहत ही सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की गई, इस्टेब्लिशमेंट किया गया, ताकि जो है वाटर पोल्यूशन को रोका जा सके। इनको जिम्मेदारी दी गई कि भाई ऐसे सस्ते और अच्छे मेथड और इनोवेटिव मेथड लेकर आओ, जिसकी सहायता से जो ये वेस्ट वाटर आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, इसको साफ किया जा सके। और साथ ही साथ इनको ये भी कहा गया कि जो भी पानी नदियों में, नालों में, इनमें डंप किया जा रहा है, उस पर चेक लगाओ तुम अपनी तरफ से कि वो सही पानी जाए। स्लाटर हाउस वगैरह होते हैं जो जहाँ पर बूचड़ खाने होते हैं, जानवर काटे जाते हैं, वहाँ से जो भी गंदा पानी आ रहा है, अगर वो सारा का सारा उसमें नदियों वगैरह में डाला जाए तो वो उचित नहीं होगा। तो उन सब के लिए चेक पॉइंट्स वगैरह लगाए हुए हैं किसने? पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। ठीक है, काफ़ी मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था है अपने आप में। यदि ये चाहे तो किसी भी फैक्ट्री को बंद करवा सकती है, इतनी ज़्यादा क्षमता वाली होती है। इसी क्रम में ही नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल भी आपने देखा होगा, एनजीटी है ना, अभी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल वगैरह भी इसी के ही पार्ट हैं एक तरीके का, समझ लीजिए। मतलब इतना ज़्यादा जलवा है कि सरकार को जो है किनारे छोड़ देते हैं एनजीटी वगैरह अगर नई रिपोर्टों के जरिए। ओके, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो देखिए, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड पोस्टल सर्विस, जो आपके डाक विभाग की सर्विस है, टेलीफोन के नेटवर्क, उसमें मोबाइल फ़ोन के नेटवर्क, टेलीविज़न के नेटवर्क, रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टेशन, इंटरनेट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये सभी चीज़ें जो है आपका कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाते हैं। ठीक है, तो मतलब मोबाइल का नेटवर्क हो गया, रेडियो का ब्रॉडकास्टिंग सर्विस हो गई, इंटरनेट पूरा का पूरा, सैटेलाइट जो हमारे कम्युनिकेशन के चल रहे हैं, ये सारे के सारे फ्रेंड जो है कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं। इवन जो चिट्ठी और डाक वगैरह आती जाती हैं, वो भी कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हुए हैं, उनमें से कुछ की बात करेंगे। तो पहला, एफडीआई की जो लिमिट थी पहले 74% थी, जो है 74% थी, जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट पहले कम्युनिकेशन सेक्टर में 74% थी, उसको सरकार ने बढ़ा करके 100% कर दिया कि भाई पूरा पूरा इन्वेस्टमेंट विदेशी लोग कर सकते हैं, फॉरेन से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया सकता है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लॉन्च किया है तरंग संचार, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने लॉन्च किया है तरंग संचार। ये एक वेब पोर्टल है फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन मोबाइल टावर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इमिशन कंप्लायंसेस। मतलब कौन से जैसे बोलते नहीं, वो क्या नाम है कि जो टावर लगे होते हैं, इनसे जो वेव रेडिएशन निकलती है, उससे हमें नुकसान हो रहा है, तो उसी के बारे में जानकारी जो है देने के लिए तरंग संचार टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने एक वेबसाइट बनाई हुई है। ये एक वेबसाइट है जिसमें इन्फॉर्मेशन शेयर होती है किसके बारे में? मोबाइल टावर्स के बारे में, कि कहाँ कहाँ पर मोबाइल टावर लगे हुए हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इमिशन कितना हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का उत्सर्जन कितना हो रहा है, कितनी रेडिएशन निकल रही है, उसका कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके बारे में जानकारी आपको तरंग संचार से मिल जाती है। ध्यान रखिएगा इस बात को कि तरंग संचार किस लिए है, ध्यान रखिएगा। ओके, उसके बाद में द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड अ प्रोजेक्ट एट ए कॉस्ट ऑफ 20,000 करोड़ फॉर क्रिएटिंग ए नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, NOFN, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बनाने के लिए भारत सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। उद्देश्य क्या है कि ब्रॉडबैंड से कनेक्टिविटी देना है देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायत को, देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की स्थापना की गई है।
जिससे जो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन है, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड या गवर्नेंस से रिलेटेड, उनको ग्राम पंचायतों में एक्सेस किया जा सके। ठीक है, तो ग्राम पंचायतों में इनको एक्सेस किया जा सके, उसी के लिए इसे बनाया गया था। फिर आता है फ्रेंड्स हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? द एसेट्स ऑन व्हिच द ब्रॉडर इकोनॉमी इज डिपेंडेंट आर रेफर्ड एज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हमारी इकोनॉमी है, जिन एसेट्स पर निर्भर होती है फ्रेंड्स, उन्हें ही क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, जैसे फ्यूल की सप्लाई, रेलवे नेटवर्क, एयरपोर्ट, हार्बर्स, इनलैंड शिपिंग, टू एनर्जी ग्रिड, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रॉम टेलीकम्युनिकेशन टू हेल्थ केयर फैसिलिटी, जैसे हॉस्पिटल हो गया, एम्बुलेंस हो गया, आर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दे आर द बैकबोन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। तो मतलब बेसिकली ये कहना क्या चाहते हैं, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वो हर वो चीज़ जिसकी वजह से अगर वो बंद हो जाए तो इकोनॉमी बंद पड़ जाए, तो उसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए 15 दिन के लिए बैंक को बंद कर दिया जाए, क्या इकोनॉमी सर्वाइव कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। बैंक अगर बंद कर दिया, सारी फैसिलिटी ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ नहीं चलेगा, क्रैश कर जाएगी इकोनॉमी। तो ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बस वही बता रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी ना आए 15 दिन, इकोनॉमी चलेगी? नहीं चलेगी। रेलवे ना चले, फ्यूल की सप्लाई ना आए, पेट्रोल आना बंद हो जाए, क्या होगा सर? बस ऐसे समझ लीजिए कि हर वो चीज़, जिस हॉस्पिटल बंद कर जाए, पूरे देश के हॉस्पिटल बंद कर जाए, क्या हमारा देश चल पाएगा? नहीं चल पाएगा भाई, लोग मरना शुरू हो जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड जो है आपकी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की पार्ट होती हैं। तो वो एसेट जो इकोनॉमी को मतलब जिन पर इकोनॉमी डिपेंड होती है, उन्हें क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। एग्जाम्पल में बहुत सारे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का पूरा नेटवर्क, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स वगैरह हो गई, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ये सभी जो है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा फ्रेंड जो है कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी डाक वाली सर्विसेज हो गई, मोबाइल नेटवर्क हो गया, टेलीविज़न, रेडियो, ब्रॉडकास्ट स्टेशन हो गया, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें जो है फ्रेंड्स आपका कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। कुछ इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हुए हैं कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट के लिए, उसमें से आता है पहला FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। टेलीकॉम सेक्टर मतलब जो है FDI सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में 74% से बढ़ा करके 100% कर दिया, ताकि जो है ये सेक्टर और बूम कर सके। एक तरंग संचार नाम का एक वेबसाइट लॉन्च की है, वेब पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें आपको मोबाइल टावर के बारे में जानकारी मिलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इमिशन का कंप्लायंस हो रहा है नहीं हो रहा है उसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा सरकार ने नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क NOFN, एक NOFN नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क एक स्कीम लाई, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, और उद्देश्य था 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से ब्रॉडबैंड से जोड़ना है, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ना, ताकि जो भी गवर्नमेंट की मतलब जो है इंटरनेट से रिलेटेड सर्विसेज हैं उनका उपयोग किया जा सके। फिर आता है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमारी इकोनॉमी पर जिन जिन एसेट्स पर निर्भर करती है, जिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करती है, उन्हें क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क पर निर्भर करती है, फ्यूल की सप्लाई आनी बंद हो जाए प्रॉब्लम है, रेलवे चलना बंद हो जाए प्रॉब्लम है, एयरपोर्ट, हार्बर, बंदरगाह, अंदरूनी तौर पर जो आपका शिपिंग होती है, जहाज चलते हैं पानी के, एनर्जी ग्रिड हो गई, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बंद हो जाए, ट्रांसमिशन बंद हो जाए, उसका बंटवारा बंद हो जाए, टेलीकम्युनिकेशन यानी कि मोबाइल बंद हो जाए, उसके बाद में हेल्थ केयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाए, हॉस्पिटल बंद हो जाए, एम्बुलेंस बंद हो जाए, तो ये सारी चीज़ें जो है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं, और ये सभी मॉडर्न सिविलाइजेशन की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी का काम करती हैं। अब बात करेंगे ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की। रोड, ब्रिज, टनल, रेलवे, बस, सी पोर्ट, एयरपोर्ट, सिग्नलिंग, कम्युनिकेशन सिस्टम आर पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सारे के सारे ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं। सड़कें होनी चाहिए, पुल होनी चाहिए, टनल होनी चाहिए, मतलब जो है सुरंग, रेलवे होना चाहिए, बस होना चाहिए, समुद्र के किनारे होने चाहिए, एयरपोर्ट होना चाहिए, सिग्नल करने के लिए डिवाइसेस होनी चाहिए, कम्युनिकेशन वाकी टॉकी वगैरह, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, सभी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट हैं। जैसे रेलवे में रहोगे तो कम्युनिकेशन सिस्टम की जरूरत पड़ेगी रेलवे डिपार्टमेंट को। ओके, इंडियाज ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ ग्रोन बाई लीव्स एंड बाउंड इन द न्यू मिलेनियम, द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नेशनल हाईवे नेटवर्क, द दिल्ली मेट्रो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आर सम ऑफ इट्स प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स। मतलब इन्होंने कहा कि इंडिया का जो ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत तेज़ी से जो है बढ़ा है नई सदी में, और ख़ास करके इसमें जो हमारी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है फ्रेंड्स, ओके, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नेशनल हाईवे नेटवर्क, इसी को स्वर्णिम, गोल्डन मतलब स्वर्णिम,
क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना लाई गई, जिसमें क्या किया गया, देश को जो है ये ऐसे चतुर्भुज बनाया गया, यानी कि ये पूरी हमारा इंडिया कंट्री है, तो इसमें 4 दिशाओं के लिए ऐसे रोड बनाए गए, तो उसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कही गई। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो हो गया, ये सारे के सारे जो है उदाहरण है, बेहतर उदाहरण है। इवन मेट्रो को भी हमें उदाहरण, सॉरी बुलेट ट्रेन को भी हम ये मान सकते हैं कि हाँ हमारा ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर एग्जाम्पल है वो, ठीक है। फिर आता है भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना क्या है फ्रेंड्स? भारतमाला परियोजना नेशनल हाईवे से रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे। भारतमाला परियोजना नेशनल हाईवे से रिलेटेड है। इंडियाज लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम विथ मोर देन 100 बिलियन प्रेजेंट्स द मोस्ट अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन द रोड्स। मतलब कहने का कि नेशनल हाईवे से रिलेटेड योजना है भारतमाला परियोजना, ठीक है। इंडिया का लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, इसमें $100 बिलियन से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाना है, ठीक है। और ये काफ़ी अट्रैक्टिव है इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक। उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेवलपिंग वेरियस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट एज ए पार्ट ऑफ नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम। इसके अलावा भारत सरकार ने बहुत सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट बनाए हैं, किसके तहत? नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम के तहत, which is aimed at development of futuristic industrial cities in India which can compete with the best manufacturing and investment destination in the world। उद्देश्य क्या है इनको बनाने का? तो भाई फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रियल सिटीज़ बसाने का उद्देश्य है, जो कि compete कर सके बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर दुनिया भर में। तो होता क्या है, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का क्या मतलब है? तो भाई कॉरिडोर मतलब कि बेहतर तरीके की सड़कें अवेलेबल करवाई जाती हैं, ताकि एक जगह का सामान दूसरी जगह पर आसानी से पहुंच सके, ठीक है। द सेम विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इकोनॉमिक ग्रोथ लीडिंग टू ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर ये जो नेशनल कॉरिडोर बनेंगे तो भाई नौकरियाँ मिलेंगी लोगों को, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और ओवरऑल सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा पूरे इलाके का, ठीक है। फिर इसी में ही ट्रांसपोर्टेशन में ही पीएम गति शक्ति एक प्रोजेक्ट है, ये ट्रांसपोर्टेशन का ही पार्ट है, पीएम गति शक्ति, ठीक है। ये पढ़ते हैं इसके बारे में। पीएम गति शक्ति इज ए नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। ध्यान रखिए, पीएम गति शक्ति क्या है? मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी क्या होता है? देखो हमारे पास रेलवे है, हमारे पास बस हैं, हमारे पास शिप हैं, जहाज हैं, लेकिन इन सबको एक साथ लाया जाए, यानी कोई सामान पहले रेलवे में लादा गया, फिर उससे उतार करके बसों पे लादा गया, और बसों से उतार करके फिर उसको जहाज पे लादा गया, और फिर फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचे। कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन अगर हम कर पाएँ तो फ्रेंड्स उसे ही मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी कहा जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो पीएम गति शक्ति किससे रिलेटेड है, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इसे लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर द्वारा यूनियन बजट 2022-23 में। इसेंशियली अ डिजिटल प्लेटफॉर्म टू ब्रिंग 16 मिनिस्ट्रीज, 16 मंत्रालय को एक साथ लेकर आता है, 16 मिनिस्ट्रीज को एक साथ लेकर आता है, जिसमें आपका रेलवे और रोडवेज हो गया, टुगेदर फॉर इंटीग्रेटेड प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट में क्या किया गया? एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ध्यान रखें, जिसमें 16 मंत्रालय को एक साथ लाया गया है, इंक्लूडिंग रेलवे भी है, रोडवेज वगैरह भी है, इसके अलावा बहुत सारे मंत्रालय भी इसमें हैं। उद्देश्य ये है कि एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग और कोऑर्डिनेटेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है। मतलब कहने का कि सारे मतलब यही जो आपका बस, रोड ट्रांसपोर्ट, सारे मतलब रोडवेज और रेलवेज, सी पोर्ट, बंदरगाह, इन सबको एक साथ ला करके मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है। द मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी विल प्रोवाइड इंटीग्रेटेड मतलब एक साथ जोड़ना, एंड सीमलेस कनेक्टिविटी फॉर मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू अनदर। तो यही होगा मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी क्या करेगी? एक इंटीग्रेटेड और सीमलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी। किस चीज़ का? मूवमेंट ऑफ पीपल, चाहे लोगों को मूव करिए, चाहे गुड्स और सर्विसेज को मूव करिए, एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से अनदर, यानी रोड बसों से, यानी कि रोडवेज से रेलवेज में ले जाइए, चाहे रेलवे से सी बंदरगाह के थ्रू ले जाइए, समुद्र के थ्रू ले जाइए, उन सबको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा ये, ओके। इट विल फैसिलिटेट द लास्ट माइल कनेक्टिविटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आल्सो रिड्यूस ट्रेवल टाइम फॉर पीपल। तो ये क्या करेगा? लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, यानी कि जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो पहले बस पकड़ते हैं, फिर बस से क्या करेंगे? रेलवे में चले जाते हैं, रेलवे एक ट्रेन पकड़ी, आगे जा करके हमने फ्लाइट पकड़ ली, अमेरिका चले गए, या फिर हमने जो है वो नाव पकड़ी, समुद्री जहाज पकड़ी और वहाँ पहुँच गए।
किसी ऐसी डेस्टिनेशन जहाँ पर जहाज ही जा सकते हैं, तो वो क्या होगा कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी, जहाँ आपको जाना है वहाँ तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा और आपका जो है ट्रेवल टाइम भी यहाँ पर घटता है। ओके, अब इस जो आपका पीएम गति शक्ति जो प्रोजेक्ट है उसके कुछ हाइलाइट्स देखते हैं। पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट की कुछ हाइलाइट्स हैं। तो उसमें रोड ट्रांसपोर्ट में पहले देखिए, नेशनल हाईवे नेटवर्क टू बी एक्सपेंडेड बाई 25,000 किलोमीटर इन 2022-23। मतलब पीएम गति शक्ति के तहत जो हमारा रोड है, सड़कें हैं, 25,000 किलोमीटर नई सड़कें बनाई जानी थी। 20,000 करोड़ टू बी मोबिलाइज फॉर नेशनल हाईवे नेटवर्क एक्सपेंशन। इस नेटवर्क को, मतलब ये जो रोड बननी है इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए जाएंगे, तलाशे जाएंगे, मोबिलाइज किए जाएंगे। ठीक है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाए जाएंगे। इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट टू बी अवार्डेड थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड इन 2022-23 फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स एंड 4 लोकेशन। तो 4 जगहों पर, ठीक है, 4 जगहों पर क्या होगा, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स बनाए जाएंगे। क्या उद्देश्य होगा इनका? इनका उद्देश्य होगा कि भाई अगर सामान एक जगह से जा रहा है दूसरी जगह जाना है, तो बीच में भाई बस से उतारोगे और ट्रेन पे रखोगे, तो कोई ना कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर सारा का सारा सामान एक जगह डंप किया जा सके। तो उसी के लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क देश के 4 हिस्सों में, 4 जगहों पर बनाए जाएंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत। ठीक है, उसके बाद में आता है रेलवे की बात करते हैं। रेलवे में क्या है, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट लाया जाएगा ताकि लोकल के बिजनेस और सप्लाई चेन को बढ़ाया जा सके। एक स्टेशन पर एक प्रोडक्ट, हर स्टेशन का एक अच्छा प्रोडक्ट अपना खुद का होगा। 2,000 किलोमीटर ऑफ रेलवे नेटवर्क टू बी ब्रॉट अंडर कवच, द इंडिजिनस वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी एंड कैपेसिटी एगमेंटेशन इन 2022-23। मतलब कहने का कवच क्या है, कवच है ताकि अगर 2 ट्रेनें आमने सामने एक पटरी पर आ जाएं तो वो रुक जाएं, लड़े नहीं, एक्सीडेंट ना हो, उसके लिए कवच बनाया गया था। तो 2,000 किलोमीटर के रेलवे नेटवर्क को कवच के तहत लाया जाएगा रेलवे में। ये भी पीएम गति शक्ति का उद्देश्य है। 400 नई जनरेशन की वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी अगले 3 वर्षों में, मैन्युफैक्चर करके इनको चला दिया जाएगा अगले 3 वर्षों में। 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे फॉर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक टू बी डेवलप ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। अगले 3 वर्षों में 100 जो है गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, कार्गो मतलब वही लगेज सामान वगैरह से रिलेटेड जो है टर्मिनल बनाए जाएंगे। पर्वतमाला प्रोजेक्ट भी इसमें चलेगा। पर्वतमाला क्या है, नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यानी कि जो रोपवे रस्सियों के ऊपर जो गाड़ियां चलती हैं उन्हें पर्वतमाला प्रोजेक्ट के तहत डेवलप किया जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का, अगर आपसे पूछा जाए पर्वतमाला प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है, तो सर ये रोपवे से रिलेटेड है। किससे? रोपवे से। किससे? रोप यानी रस्सियों का रास्ता। जैसे अगर आप टूरिस्ट वगैरह घूमने जाएं, अभी आजकल न्यूज़ में है काशी विश्वनाथ में, यानी कि बनारस में भी रोपवे बनाई जा रही है। आप उसके ऊपर बैठ करके पूरा का मतलब बनारस शहर देख सकेंगे। ठीक है, तो वही है पर्वतमाला प्रोजेक्ट, नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड है। पर्वतमाला जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे, यानी कि ठेका दिया जाएगा 2022-23 में 8 रोपवे बनाने के लिए, जो कि 60 किलोमीटर लंबाई के होंगे। 8 रोपवे बनेंगे और टोटल लंबाई इनकी 60 किलोमीटर की रहने वाली है। फिर आता है फ्रेंड्स अगला टॉपिक हमारा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। काफ़ी बड़ा हो गया हमारा ये लेक्चर शायद। तो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड, ब्रिज, टनल, रेलवे, बस, सीपोर्ट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इंडिया का ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफ़ी मजबूत हुआ है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो गई, बुलेट ट्रेन योजना हो गई, दिल्ली का मेट्रो प्रोजेक्ट हो गया, अब देश भर में बहुत सारे मेट्रो प्रोजेक्ट हैं, ये सभी इसकी एग्जाम्पल हैं। भारतमाला परियोजना किससे रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे। पर्वतमाला किससे रिलेटेड है, रोपवे से। भारतमाला किससे रिलेटेड है, हाईवे से, नेशनल हाईवे से रिलेटेड है। 100 बिलियन का नेशनल हाईवे बनाने का, रोड बनाने का ये प्रोजेक्ट है। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट लाया गया है, प्रोग्राम लाया गया है, जिसके तहत देश भर में कई सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाएंगे ताकि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अच्छा हो सके। इसकी वजह से बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी डेवलप होंगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जिसकी वजह से समाज का भला होगा। ठीक है, पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट इसी ट्रांसपोर्ट का ही पार्ट है। पीएम गति शक्ति जो है ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, जिसको प्रधानमंत्री द्वारा 2022-23 में लॉन्च किया गया था। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके तहत 16 मंत्रालय को एक साथ लाया जाएगा। उसमें आपका रेलवे और रोडवेज दोनों शामिल हैं, ताकि इंटीग्रेटेड जो है कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सके। समझ में आपको आ गया होगा कि एक जगह से सामान दूसरी जगह पहुंचाना है, मान लीजिए इंडिया से लंदन पहुंचाना है, तो अब वो सिर्फ
एक जगह की जिम्मेदारी नहीं, पूरी जिम्मेदारी इंडिया में। अब वो चाहे बस से जाए, चाहे जो है रेलवे से जाए, चाहे फ्लाइट से जाए, चाहे समुद्री बंदरगाह मतलब समुद्री रास्ते से जाए, चाहे जिन भी तरीके से जाना होगा, वो सब आपस में कनेक्टेड रहेंगे। इसी के लिए पीएम गति शक्ति को लाया गया था। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से अनदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए ये बनाया गया है, ठीक है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। तो पीएम गति शक्ति में क्या क्या किया जाएगा? रोड बनाए जाएंगे 25,000 किलोमीटर के लिए, जिसके लिए 20,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए जाएंगे। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क डेवलप किए जाएंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत। 4 लोकेशन पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे। उसके बाद में रेलवे का 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाया जाएगा। 2000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क जो है कवच के अंतर्गत लाया जाएगा। मैंने बताया था कवच एक्सीडेंट से बचाने के लिए है। वंदे भारत ट्रेन जो है हमारे देश में मैन्युफैक्चर की जाएंगी 400 नई जनरेशन की 3 साल में, और 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे अगले 3 साल में, ठीक है। पर्वतमाला प्रोजेक्ट जो है किससे रिलेटेड है? रोपवे से रिलेटेड है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया जाएगा। इसमें 2022-23 में 8 रोपवे बनाए जाएंगे 60 किलोमीटर लंबाई के, ठीक है। बात करेंगे अगला अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके बाद में फिर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और रह जाता है, फिर हमारा लेक्चर खत्म होगा, ठीक है। तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बनाइजेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो ऑब्वियसली अर्बनाइजेशन होगा ही होगा, ठीक है। एज इन मोस्ट कंट्रीज इंडियाज टाउन्स एंड सिटीज मेक अ मेजर कंट्रीब्यूशन टू द कंट्रीज इकोनॉमीज, मतलब जैसे दुनिया भर की कंट्री में अगर देखा जाए उसी तरीके से इंडिया में भी जो टाउन्स और सिटीज़ हैं हमारी इंडिया की, वो मेजर कंट्रीब्यूटर का काम करते हैं। विथ लेस देन 1/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, यानी शहरों में इंडिया की वो 1/3 पॉपुलेशन रहती है, लेकिन वो इंडिया की जो जीडीपी है उसका 2/3 जनरेट करती है, ठीक है। अगर 100 लोग हैं तो 100 लोग में से 33 लोग जो है कहाँ रहते हैं? आपके शहरों में। लेकिन इन 33 लोगों के द्वारा अगर हमारे देश की जीडीपी 100 है तो 66 रुपए की, 100 रुपए की अगर जीडीपी है तो 66 रुपए की जीडीपी इन 33 लोगों द्वारा जनरेट की जाती है। ये इसका फंडा है। और 90% ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू कहाँ से आता है? अर्बन एरिया से ही आता है, ठीक है। तो समझ गए अर्बन एरिया कितना इंपॉर्टेंट रहता है, इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने बताया ही था। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कहते हैं। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम ओन एंड ऑपरेटेड बाय म्यूनिसिपैलिटीज सच एज रोडवेज, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, सीवेज आर रेफर टू एज अर्बन आर म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है जिनको म्यूनिसिपैलिटी द्वारा संभाला जाता है फ्रेंड्स, उन्हें म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आर हाईली कैपिटल इंटेंसिव एंड फंडिंग इज कंसिडर एज मेजर इम्पीडमेंट इन द अचीविंग इंफ्रास्ट्रक्चर गोल। मतलब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट होते हैं फ्रेंड्स, उनमें पूंजी की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, पूंजी और मशीनों की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बाधा पैसा ही होता है इन जो है स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। इन्वायरमेंटल सेफगार्ड्स एंड गाइडलाइन हैव प्रूवन टू बी वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ डिले इन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्पेशली इन द पावर सेक्टर। मतलब पावर सेक्टर में या फिर जो है बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो फंसे पड़े हैं। क्यों फंसे हैं, डिले हो रहे हैं? क्योंकि जो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए जो गाइडलाइंस हैं, जो सेफगार्ड के लिए उनको इन्वायरमेंट को संभालने के लिए जो गाइडलाइंस हैं, उनकी वजह से काफ़ी लेट हो जाती है। अगर मान लिए पेड़ काटने पड़ रहे हैं तो भाई अप्रूवल आसानी से नहीं मिलता है, वो एक मुद्दा हो जाता है कि 100 पेड़ नहीं कटने पाएंगे। ओके, तो अगर नहीं कटने पाएंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है वो डिले होगा। माइग्रेशन ऑफ लार्ज पॉपुलेशन टू अर्बन सेंटर इज कॉजिंग न्यू सिटी टू इमर्ज एंड एग्जिस्टिंग वन टू एक्सपैंड व्हिच इज कॉजिंग रैपिड अर्बनाइजेशन। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जनता गाँव को छोड़कर शहरों की तरफ मूव कर रही है, जिसकी वजह से नए नए शहर बस रहे हैं। जैसे गुड़गांव नया शहर बसा है, नोएडा नया शहर बसा है, और जो पहले से बसाए शहर हैं वो भी फैल रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन, शहरीकरण हो रहा है। देयरफॉर इंडिया नीड्स दैट टू डेवलप सैटेलाइट सिटीज लाइक गुरुग्राम एंड नोएडा फॉर दिल्ली, फॉर विच द नीड फॉर मास ट्रांजिट सिस्टम। मतलब इसका यही है कि इंडिया को डेवलप करने की जरूरत है सैटेलाइट सिटीज़। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने कहा कि जैसे गुरुग्राम और नोएडा दिल्ली को सपोर्ट करने के लिए सैटेलाइट सिटीज़ बनी हैं, बस ज़रूरत क्या है, एक मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, यानी कि लोग एक शहर से दूसरे शहर में आसानी से जा सकें, उस पर काम करने की जरूरत है। और हमारी मौके पर आवश्यकता है कि हम जैसे दिल्ली के लिए ऐसी सैटेलाइट सिटीज़ डेवलप हुई हैं, उसी तरीके से और भी शहरों के लिए जो है सैटेलाइट सिटीज़ की आवश्यकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर लखनऊ देखें तो बगल में जो है बाराबंकी है, इसे डेवलप किया जा सकता है सैटेलाइट सिटीज़ के तौर पर, बशर्ते कि लोगों को आने जाने में तकलीफ ना हो। जैसे दिल्ली मेट्रो की वजह से गुड़गांव जाना और नोएडा जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लोग नोएडा में रहते हैं, गुड़गांव में नौकरी करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, द स्मार्ट सिटीज़ मिशन
is a major urban renewal program launched by the government to develop and upgrade living condition and infrastructure in the selected 100 cities over the country। मतलब भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को लाया हुआ था, जिसके तहत 100 शहरों को डेवलप किया जाएगा, उनकी जो लोगों की लिविंग कंडीशन इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मजबूत किया जाएगा। ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम इज टू मॉडर्नाइज सिटीज बाई प्रोवाइडिंग कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गिविंग अ डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ टू इट्स सिटीजन। उद्देश्य क्या है इस प्रोग्राम का कि जो हमारी सिटीज़ हैं उनको मॉडर्नाइज किया जाए, बेहतर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए और उसको ताकि जो वहाँ पर नागरिक रहते हैं, जो सिटीजन हैं, उनको बेहतर ज़िंदगी मिल सके। इसी के तहत अमृत मिशन लाया गया, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अमृत मिशन लाया गया। ठीक है, ध्यान रखिए, फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। अमृत अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अलॉन्ग विद द स्मार्ट सिटीज वर जॉइंटली प्लान्ड एंड लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू ट्रांसफॉर्म अर्बन लिविंग कंडीशन थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन। मतलब अगेन इसका भी वही है कि मतलब स्मार्ट सिटी के साथ में अमृत मिशन को लाया गया, जिसमें उद्देश्य है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, ट्रांसफॉर्म करेगी और अर्बन लिविंग कंडीशन थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किया जाएगा जिससे लोगों की ज़िंदगी सुधरेगी। आता है लास्ट टॉपिक, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर इज ए कॉन्सेप्ट दैट हाईलाइट द वैल्यू ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट की वैल्यू को हाईलाइट करता है। द लाइफ सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नेटवर्क ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम आर एम्फेसाइज। मतलब इकोसिस्टम द्वारा जो भी लाइफ सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उनको यहाँ पर जोर दिया जाता है। उदाहरण से समझिएगा, एग्जांपल जैसे ग्रीन बेल्ट बनाए गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई, इन्वायरमेंटली सेंसिटिव एरियाज बनाए गए जैसे टाइगर्स के लिए, लायंस के लिए, एलिफेंट्स के लिए इनके रिजर्व बनाए गए, बर्ड की सेंचुरीज बनाई गई, एंड द कंजर्वेशन ऑफ वेस्टर्न घाट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वगैरह, ये सभी जो है आपके किसके एग्जाम्पल हैं, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। मतलब कहने का यहाँ पर क्या हुआ कि ग्रीन बेल्ट बनाई गई। ऐसी जगहें जैसे आपने देखा होगा आसाम वगैरह में ट्रेन चलती रहती है, उसमें हाथी सामने आ जाते हैं जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाते हैं। तो ऐसी जगहों पर ग्रीन बेल्ट, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। उनको संरक्षित करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने की ज़रूरत है, टाइगर के लिए, लायन के लिए, एलिफेंट्स के लिए उनको सेफ रखने के लिए, पंछियों के लिए भी सेंचुरी बनाने की आवश्यकता है। साथ साथ वेस्टर्न घाट जो हमारे पश्चिमी घाट हैं इनको भी संरक्षित रखना है। तो ये सभी फ्रेंड जो है आपका ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में कि अर्बनाइजेशन जो है भाई, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो अर्बनाइजेशन ऑटोमेटिक होगा। ठीक है, उसके बाद में ज़्यादातर कंट्रीज़ की तरह इंडिया के भी जो टाउन और सिटीज़ हैं वो मेजर कंट्रीब्यूटर हैं इंडिया की इकोनॉमी के लिए। 1/3 जनता रहती है कहाँ, अर्बन एरिया में, और 2/3 जीडीपी का प्रोडक्शन करती है। जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है 90% जो है अर्बन शहरों से ही, अर्बन सिटीज से ही निकलता है। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रोडवेज, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, सीवेज, ये सभी जो है अर्बन या म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसे की होती है, इसीलिए इस टारगेट को पूरा नहीं किया जा सकता है। जैसे हमें ज़रूरत है 8 लेन की सड़कों की मौके पर, हमारे देश की जो स्थिति है, लेकिन हम बना नहीं सकते क्योंकि पैसे नहीं हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल सेफगार्ड और गाइडलाइन जो है प्रोजेक्ट को डिले कर देती हैं, खास करके पावर सेक्टर के प्रोजेक्ट को। ठीक है, लार्ज पॉपुलेशन का शहरों की तरफ माइग्रेट करने की वजह से कई सारे नए नए शहर अस्तित्व में आ रहे हैं और पुराने जो शहर हैं वो भी काफ़ी एक्सपैंड हो रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी तेज़ी से अर्बनाइजेशन हो रहा है। इंडिया को ज़रूरत है सैटेलाइट सिटीज़ की, जैसे दिल्ली के लिए गुरुग्राम और नोएडा है, उसी तरीके से और भी शहरों को डेवलप करने की ज़रूरत है, बशर्ते कि वहाँ पर मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लाया गया था जिसमें 100 शहरों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे करके वहाँ के लोगों की ज़िंदगी को सुधारने का उद्देश्य था। उसी के तहत ही अमृत मिशन को लिया गया, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है इन प्रोजेक्टों से, लेकिन ठीक है, फिर भी सरकार ने प्रयास किया है। तो अमृत मिशन में स्मार्ट सिटी के साथ में सरकार का उद्देश्य वही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करो ताकि लोगों की ज़िंदगी सुधरे। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो कॉन्सेप्ट है वो हाईलाइट करता है नेचुरल इन्वायरमेंट को बचा करके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो नेचर को, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। उदाहरण के तौर पर ग्रीन बेल्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, इन्वायरमेंटली सेंसिटिव एरियाज हो गए, टाइगर, लायन, एलिफेंट के लिए रिजर्व बनाना, बर्ड सेंचुरीज बनाना, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट को सेव रखना, ये सारी चीज़ें जो है आपका किसका पार्ट हो जाएंगी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट हो जाएंगे फ्रेंड्स। ओके, ठीक है, बस यहीं पर अपना लेक्चर खत्म होता है। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।